कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर की धरती से, जब पूरी दुनिया में एक भयानक जख्मी ज़ोंबी वायरस फैल चुका था। ये वायरस इतनी तेजी से फैला कि बहुत ही कम समय में दुनिया के लगभग हर इंसान ज़ोंबी बन गए। अब हर शहर के कोने कोने में ज़ोंबीज थे और जो कुछ लोग अभी भी बचे हुए थे वो किसी तरह अपनी जान बचाकर सरवाइव कर रहे थे। अब हमें ऐसे ही एक ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्टेड शहर में एक फैमिली दिखाई देती है, जहाँ हस्बैंड वाइफ का नाम फ्रांसिस और आयरिस था। उनके 2 बेटे थे, बड़े बेटे का नाम जोसेफ और छोटे का नाम लुकास था। फ्रांसिस अपनी फैमिली को ज़ोंबीज से बचाने के लिए काफी दिनों से सरवाइव कर रहा है और अब वो सबको लेकर अपने पापा के घर जा रहा है। यहाँ हम उनकी गाड़ी पर बहुत सारा खून लगा हुआ देखते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी गाड़ी पर भी ज़ोंबीज ने हमला किया था। थोड़ी देर में फ्रांसिस अपने पापा के घर पहुंच जाता है, जो कि असल में एक फार्म हाउस था। जब फ्रांसिस घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि पूरा घर तहस नहस हो चुका है। फ्रांसिस समझ जाता है कि यहाँ भी ज़ोंबीज का हमला हुआ है। वो दरवाजे पर खड़े होकर अपने पापा को आवाज देता है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जब फ्रांसिस अपने पापा के बेडरूम में जाता है तो देखता है कि उसके पापा ने खुद को गोली मार ली है और बेड पर उनकी लाश पड़ी है। फ्रांसिस को बहुत दुख होता है, पर वो समझ जाता है कि उसके पापा भी वायरस से इन्फेक्ट हो गए थे, इसलिए उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। फ्रांसिस वहाँ से अपने पापा की बंदूक ले लेता है और उनकी घड़ी भी पहन लेता है। तभी उसे किसी के होने की आवाज आती है। बेडरूम से बाहर निकलने पर उसे अपनी माँ दिखती है, पर वो भी अब इन्फेक्टेड थी। उनके शरीर पर कई जगह घाव थे और वो इधर उधर घूम रही थी, यानी वो कुछ ही देर में पूरी तरह ज़ोंबी बनने वाली थी। जब उसकी माँ उस पर हमला करने आती है तो फ्रांसिस मजबूर होकर अपनी बंदूक से उन्हें मार देता है। उसे ऐसा करते हुए बहुत तकलीफ होती है, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। फ्रांसिस को लगा था कि शायद यहाँ ज़ोंबी वायरस नहीं पहुँचा होगा, पर अब उसे समझ आ जाता है कि ये वायरस हर जगह फैल चुका है। आखिर में फ्रांसिस घर के पास वाले मक्के के खेत में जाता है और वहाँ जमीन के नीचे अपने मम्मी पापा को दफन कर देता है, जहाँ उसके परिवार के बाकी लोग भी उसके साथ मौजूद थे। अब लाश दफन करने के बाद फ्रांसिस अपनी फैमिली से कहता है कि आज से वो लोग इसी फार्म हाउस में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पहले से ही लोगों की आबादी बहुत कम थी, तो शायद यहाँ आसपास ज़ोंबीज भी कम होंगे। इसके अलावा ये एक फार्म हाउस था, तो वो यहाँ आसानी से खेती बाड़ी कर सकते थे, जिससे उन्हें खाने की टेंशन नहीं होगी। साथ ही यहाँ साफ पानी का भी इंतजाम था, इसलिए यहाँ रुकना ही उनके लिए समझदारी थी। उसकी फैमिली भी यहाँ रुकने के लिए मान जाती है। अब घर में आने के बाद हमें पता चलता है कि फ्रांसिस और उसकी वाइफ आयरिस के बीच पटती नहीं थी। वो दोनों किसी बात को लेकर एक दूसरे से काफी नाराज थे और ज्यादा बात भी नहीं करते थे। असल में उनके बीच कोई सीक्रेट था जो हमें बाद में पता चलेगा। थोड़ी देर बाद जोसेफ फ्रांसिस के पास आता है और कहता है कि उन्हें एक बार बार्न हाउस जाकर देखना चाहिए, शायद वहाँ कोई काम की चीज मिल जाए। फ्रांसिस अपने बेटे जोसेफ को लेकर बार्न हाउस चला जाता है और वहाँ जाकर अपने केयर टेकर को आवाज देता है, पर जब कोई जवाब नहीं मिलता और वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि केयर टेकर ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि वो भी ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्ट हो गया था। उस बार्न हाउस में उन्हें कुछ मुर्गियां दिखती हैं जो एक पिंजरे में बंद थीं। फ्रांसिस जोसेफ से कहता है कि वो केयर टेकर की लाश के पास जाए और पिंजरे की चाबी लेकर आए। जोसेफ लाश के पास जाने में बहुत डर रहा था, फिर भी जब वो हिम्मत करके चाबी लेने जाता है तो लाश सीधे उसके ऊपर गिर जाती है। जोसेफ बुरी तरह डर जाता है और चिल्लाते हुए बाहर भागता है। वो तुरंत पानी से अपने हाथ पैर धोने लगता है। ये देखकर उसकी माँ आयरिस फ्रांसिस से पूछती है कि जोसेफ को क्या हुआ है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। फ्रांसिस बताता है कि जोसेफ के ऊपर एक लाश गिर गई थी। आयरिस गुस्सा होती है कि उसने बच्चे को वहाँ क्यों भेजा। तब फ्रांसिस कहता है कि वो जोसेफ को सरवाइव करना सिखा रहा है, क्योंकि अगर कल को उन्हें कुछ हो गया तो जोसेफ अकेले अपनी जान कैसे बचाएगा। इसके बाद फ्रांसिस अपने छोटे बेटे लुकास के लिए एक गन्ना लेकर आता है और उसे खाकर देखने को कहता है कि ये बहुत मीठा है। लुकास को वो बहुत पसंद आता है। यहाँ हमें ये साफ समझ आता है कि फ्रांसिस अपने बड़े बेटे जोसेफ के मुकाबले लुकास को ज्यादा प्यार करता है, पर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण छिपा था जो आगे पता चलेगा। कुछ देर बाद आयरिस फ्रांसिस को लेकर वहाँ के एक बेसमेंट में जाती है, जहाँ एक कमरा था। जैसे ही फ्रांसिस उस कमरे के अंदर कदम रखता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और घबराहट की वजह से पसीने पसीने हो जाता है। असल में इस कमरे के साथ फ्रांसिस के बचपन की बहुत ही बुरी यादें जुड़ी हुई थीं, जिन्हें याद करके वो आज भी डर से कांप उठता है। जब वो छोटा था तब उसके पापा उसे बहुत बुरी तरह मारते पीटते थे और कई दिनों तक इसी बेसमेंट वाले कमरे में बंद रखते थे। वो अपने पापा के जुल्म सहते हुए ही बड़ा हुआ है, इसीलिए आज तक उसमें इस कमरे में घुसने की हिम्मत नहीं थी। उसी रात जब सब डिनर करने बैठते हैं तो जोसेफ को वहाँ एक पुराना रेडियो मिलता है। वो काफी एक्साइटेड होकर उसे चलाने लगता है, पर फ्रांसिस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो जोसेफ पर बुरी तरह भड़क जाता है और कहता है कि उसे पहले डिनर पर ध्यान देना चाहिए, फालतू के कामों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद जोसेफ फ्रांसिस को बताता है कि उसकी
उसकी गर्लफ्रेंड एल्स का मैसेज आया था। उसने बताया कि उसके मम्मी पापा पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ सर्वाइवर्स के लिए कोई कैंप हो सकता है जहाँ शायद रहने और खाने की अच्छी फैसिलिटी मिल जाए। जोसेफ कहता है कि उन्हें भी वहाँ चलना चाहिए, पर फ्रांसिस तुरंत मना कर देता है। वो कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे पास अपना फार्म हाउस है जहाँ खाना और पानी आसानी से मिल रहा है। ये जगह हमारे लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। कैंप में हमें कुत्तों बिल्लियों की तरह रहना पड़ेगा और वहाँ कितनी भीड़ होगी इसका कोई अंदाजा नहीं है, इसीलिए हम ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आयरिस को फ्रांसिस की ये बात अच्छी नहीं लगती। वो भी कैंप जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ प्रोटेक्शन ज्यादा होती और ज़ॉम्बीज़ के आने का खतरा कम रहता। इस फार्म हाउस में तो कभी भी ज़ॉम्बीज़ हमला कर सकते थे। बाद में जब आयरिस और फ्रांसिस अपने कमरे में जाते हैं तो आयरिस पूछती है कि वो हमेशा जोसेफ के साथ इतना रूड व्यवहार क्यों करता है, वो उससे प्यार से भी तो बात कर सकता है। पर फ्रांसिस कहता है कि वो जो कर रहा है जोसेफ की भलाई के लिए कर रहा है। रात को जब फ्रांसिस सोने की कोशिश करता है तो उसे फिर से बचपन के वो भयानक पल याद आने लगते हैं जब उसके पापा उसे टॉर्चर करते थे। टॉर्चर की यादें इतनी डरावनी थीं कि फ्रांसिस नींद में ही डर से कांपने लगता है और घबराहट में आयरिस को जोर से पकड़ लेता है। फ्रांसिस आज बहुत ज्यादा डर गया था। वो आयरिस से कहता है कि उन्हें वाकई उस कैंप में चले जाना चाहिए क्योंकि वो इस फार्म हाउस में नहीं रह सकता। पुरानी यादें उसे चैन से जीने नहीं दे रही हैं और अगर वो यहाँ रहा तो उसकी दिमागी हालत खराब हो जाएगी। आखिर में वो सब अपना सामान रेडी करके गाड़ी में बैठ जाते हैं और कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं। अब काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद जब वो एक ब्रिज पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के हालात बहुत खराब है। पूरा ब्रिज एकदम वीरान पड़ा था और सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया था। आसपास का नजारा देखकर साफ लग रहा था कि यहाँ ज़ॉम्बीज़ ने तगड़ा हमला किया है। ये सब देखकर सब डर जाते हैं और फ्रांसिस आयरिस से कहता है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। इतना रिस्क लेने से अच्छा फार्म हाउस पर रहना ही ठीक होगा। लेकिन आयरिस किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाना चाहती थी। वो हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकलती है क्योंकि रास्ते में एक बॉर्डर था जिसे हटाना जरूरी था। फ्रांसिस उसे बार बार वापस आने को कहता है पर आयरिस उसकी बात अनसुनी करके बॉर्डर तोड़ने की कोशिश करती रहती है। तभी उसे पीछे से कुछ आहट सुनाई देती है और जब वो मुड़कर देखती है तो उसके पीछे एक भयानक ज़ॉम्बी खड़ा था। ये ज़ॉम्बी असल में एक आर्मी ऑफिसर था जिसके अंदर ज़ॉम्बी बनने के बाद भी आर्मी वाली कुछ बातें बाकी थीं। उसे देखकर आयरिस वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर जैसे ही वो ज़ॉम्बी उस पर हमला करने वाला होता है तभी फ्रांसिस वहाँ पहुंचकर उसे गोली मार देता है। वो दौड़कर आयरिस को गाड़ी तक ले जाने लगता है। तभी उन्हें जोसेफ और लुकास के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो अपनी गाड़ी की तरफ देखते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उनकी गाड़ी को ढेरों ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था। असल में फ्रांसिस ने जो गोली चलाई थी उसकी आवाज सुनकर आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ इकट्ठा हो गए थे। अब आयरिस और फ्रांसिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चों को कैसे बचाएं। फ्रांसिस उन्हें बचाने के लिए एक और फायर करता है जिससे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ मुड़ जाते हैं। फ्रांसिस को वहाँ एक ग्रेनेड पड़ा हुआ मिलता है। वो ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ खींचकर उन पर ग्रेनेड फेंक देता है। एक जोरदार धमाका होता है और सारे ज़ॉम्बीज़ वहीं ढेर हो जाते हैं। इसके बाद फ्रांसिस और आयरिस दोबारा गाड़ी में बैठते हैं और वापस फार्म हाउस जाने का फैसला करते हैं। लेकिन अब उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उस जगह पर रुकना बहुत खतरनाक था, इसलिए वो सब पैदल ही फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि वहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं बचा था। अगली सुबह फ्रांसिस अकेला उस ब्रिज के पास वापस आता है और काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार गाड़ी को ठीक कर लेता है। काफी सोच विचार करने के बाद फ्रांसिस को समझ आता है कि उसकी फैमिली के लिए इस वक्त सबसे सेफ जगह उनका फार्म हाउस ही है। वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली यहाँ से कहीं भी जाए, इसलिए वो फार्म हाउस लौटकर सबको झूठ बोल देता है कि उसने बहुत कोशिश की पर गाड़ी ठीक नहीं हो पाई, इसलिए अब मजबूरी में उन्हें यहीं रुकना होगा। इसके बाद फ्रांसिस फार्म हाउस की खराब हो चुकी बिजली की लाइन को ठीक कर देता है जिससे पूरा घर रोशनी से जगमगा उठता है और ऐसी भी चलने लगता है। वो अपने बच्चों के साथ काफी मस्ती करता है ताकि उनका मन यहीं लग जाए। हालांकि आयरिस को थोड़ा शक हो रहा था कि फ्रांसिस ये सब सिर्फ उन्हें यहाँ रोकने के लिए कर रहा है। रात को फ्रांसिस टीवी पर अपनी और आयरिस की शादी की पुरानी वीडियो चलाता है। वो दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें याद आता है कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। पुरानी कड़वाहट भूलकर वो दोनों फिर से करीब आ जाते हैं। दूसरी तरफ जोसेफ और लुकास एक पुराना फोटो एल्बम देख रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें फ्रांसिस के साथ उसका भाई डियागो था। डियागो बिल्कुल जोसेफ जैसा दिखता था। लुकास कहता है, भैया आप तो एकदम डियागो अंकल जैसे दिखते हो। ये सुनकर जोसेफ का दिल बैठ जाता है और उसे अपनी फैमिली का वो कड़वा सच समझ आ जाता है जिसे वो अब तक नहीं जानता था। उसे समझ आता है कि उसके मम्मी पापा के बीच अनबन क्यों रहती है और फ्रांसिस उसे पसंद क्यों नहीं करता। असल में जोसेफ फ्रांसिस का बेटा नहीं बल्कि उसके भाई डियागो का बेटा था। वहीं लुकास फ्रांसिस का अपना बेटा था, इसलिए वो उसे ज्यादा प्यार करता था। ये सच जानकर जोसेफ को बहुत दुख होता है। अगली सुबह फ्रांसिस अपनी वाइफ
आयरिस से माफी मांगता है कि उसने अब तक उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आयरिस भी अपनी गलती मानती है और कहती है कि उसने भी बहुत बड़ा गुनाह किया है, पर फ्रांसिस कहता है कि वो बीती बातें भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहता है और सिर्फ अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहता है। दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। इसके बाद फ्रांसिस मुर्गियों के फार्म से अंडे लेने जाता है, पर तभी वहाँ एक कुत्ता आ जाता है और फ्रांसिस को काट लेता है। जब वो कमरे में आता है तो आयरिस उसके हाथ पर पट्टी बांधती है और कहती है कि अब उन्हें हर हाल में कैंप जाना ही होगा क्योंकि फ्रांसिस को इलाज की जरूरत है। अगर जल्दी इलाज नहीं मिला तो कुत्ते के काटने की वजह से उसे रेबीज हो सकता है। फ्रांसिस आयरिस को समझाता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुत्ते के गले में पट्टा था, इसका मतलब वो पालतू कुत्ता था और उसे पक्का वैक्सीन लगी होगी। दूसरी तरफ जोसेफ पुराना रेडियो लेकर बाहर आता है और सिग्नल पकड़ने की कोशिश करता है ताकि बाहर की कोई खबर मिल सके। काफी कोशिश के बाद उसे सिग्नल मिल जाता है और वो रेडियो पर डेल्टा कैंप के बारे में सुनता है, पर तभी सिग्नल कट जाता है। जोसेफ अपने मम्मी पापा को उस कैंप के बारे में बताता है कि वहाँ लोग सुरक्षित हैं और खाना पानी इलाज सब मिल रहा है, लेकिन फ्रांसिस उसकी बात को सिरे से खारिज कर देता है। वो कहता है कि जोसेफ मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करे क्योंकि अब दुनिया में कोई नहीं बचा है और न ही रेडियो पर खबरें देने वाले लोग। फ्रांसिस का मानना था कि जोसेफ को कोई गलतफहमी हुई है। रात को डिनर पर फ्रांसिस साफ कह देता है कि अब से कोई भी बाहर नहीं जाएगा क्योंकि बाहर हर कदम पर मौत है। वो कहता है कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है तो कैंप कौन बनाएगा, इसलिए बाहर जाने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। अगले दिन जोसेफ फ्रांसिस के पास आता है और कहता है, पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे भी अपनी फैमिली के लिए फैसले लेने का हक है, मैं भी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। फ्रांसिस उसे ताना मारता है कि उसकी अभी इतनी उम्र नहीं हुई है। वो जोसेफ से एक मुश्किल सवाल पूछता है, क्या तुम अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी की जान ले सकते हो? जोसेफ कहता है कि हाँ, वो कुछ भी कर सकता है। तब फ्रांसिस उसे मक्के के खेत में ले जाता है और उसके सामने एक बेगुनाह जानवर खड़ा कर देता है। वो जोसेफ के हाथ में बंदूक देकर उसे मारने को कहता है। जोसेफ का निशाना चूक जाता है, जिस पर फ्रांसिस उस पर चिल्लाने लगता है कि सही जगह गोली मारो, तुम्हें इसे मारना ही होगा। फ्रांसिस की चीखें सुनकर जोसेफ डर जाता है और आखिर में उस जानवर को गोली मार देता है, पर वो खुद भी फूट फूट कर रोने लगता है। तभी आयरिस और लुकास वहाँ आ जाते हैं। आयरिस फ्रांसिस पर भड़क जाती है कि वो जोसेफ के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, वो अभी बच्चा है। इसी बीच बंदूक की आवाज सुनकर वहाँ ढेरों जोम्बीज आ जाते हैं। ये जोम्बीज असल में उसी गांव के किसान थे। जोम्बीज को अपनी तरफ आता देख सब बुरी तरह डर जाते हैं और दौड़कर फार्म हाउस के अंदर छिप जाते हैं। वो किसी तरह दरवाजा बंद करके ऊपर वाली मंजिल पर चले जाते हैं, पर जोम्बीज की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। वो उनकी महक का पीछा करते हुए घर को घेर लेते हैं और दरवाजे खिड़कियां तोड़ने लगते हैं। जोसेफ और उसकी पूरी फैमिली दहशत में आ जाती है क्योंकि अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी हमें दिखता है कि फार्म हाउस के सामने कोई गाड़ी लेकर आता है और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है। हॉर्न की आवाज सुनकर सारे जोम्बीज गाड़ी की तरफ खींचे चले जाते हैं और इस तरह जोसेफ और उसकी फैमिली की जान बच जाती है। फ्रांसिस उस गाड़ी को देखते ही पहचान जाता है कि ये उसके बड़े भाई डियागो की गाड़ी है जो उनकी मदद करने आया है। अगली सुबह फ्रांसिस तुरंत डियागो को ढूंढने निकल पड़ता है क्योंकि उसे यकीन था कि वो आसपास ही होगा। एक नदी के किनारे उसे डियागो मिल जाता है, पर उसे देखते ही फ्रांसिस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो डियागो से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। डियागो बताता है कि वो कल रात अपने मम्मी पापा से मिलने आया था। तब फ्रांसिस उसे कड़वा सच बताता है कि मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो जोम्बी वायरस का शिकार हो चुके हैं। फ्रांसिस उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। डियागो बार बार रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपने साथ रहने दे ताकि वो उनकी मदद कर सके, पर फ्रांसिस टस से मस नहीं होता। तब डियागो कहता है, क्या तुम इतने सालों बाद भी उस बात को लेकर बैठे हो? तुम भी जानते हो कि वो एक एक्सीडेंट था। उस दिन घर में सब नशे में थे। मुझे भी याद नहीं कि आयरिस के साथ मेरे बीच क्या हुआ। जोसेफ उसी गलती का नतीजा है, पर इसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, इसलिए प्लीज उसे अपने बच्चे की तरह देखो और मेरी वजह से उसे तकलीफ मत दो। फ्रांसिस गुस्से में चिल्लाता है, मेरे परिवार के किसी भी मेंबर का नाम अपनी जुबान पर मत लाना, बस यहाँ से दफा हो जाओ। वो डियागो पर अपनी बंदूक तान देता है। जाने से पहले डियागो उसे एक मैप देता है जिससे वो बिना किसी खतरे के वहाँ से बाहर निकल सकते थे। डियागो कहता है कि अगर कभी उसका इरादा बदले तो वो अपनी फैमिली को लेकर नॉर्थ की तरफ जाए क्योंकि वहाँ सर्वाइवर्स के लिए कैंप है जहाँ लोग एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इतना कहकर डियागो वहाँ से चला जाता है। डियागो ने जो मैप दिया था, फ्रांसिस पहले तो उसे लाइटर से जलाने वाला था, पर कुछ सोचकर उसे रख लेता है। वो फार्म हाउस लौटकर आयरिस को डियागो का एक कोड दिखाता है, जिसे देखते ही आयरिस समझ जाती है कि कल रात डियागो ही वहाँ आया था। आयरिस बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। फ्रांसिस परिवार की सुरक्षा के नाम पर घर के दरवाजों और खिड़कियों पर बड़े बड़े लकड़ी के तख्ते ठोकने लगता है ताकि जोम्बीज अंदर न आ सकें। तभी खेलते खेलते लुकास बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ एक छोटी सी खिड़की के पास एक
जोम्बी खड़ा था। लुकास उसे देखकर चिल्लाता है, पर आयरिस देखती है कि वो जोम्बी बहुत बूढ़ा और कमजोर है। आयरिस लुकास को समझाती है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये इतना कमजोर है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फ्रांसिस दरवाजे के पीछे से ये सारी बातें सुन लेता है। वो उस कमजोर जोम्बी का पीछा करते हुए मक्के के खेत में जाता है और बिना किसी वजह के उसका सिर काट देता है। फ्रांसिस उस कटे हुए सिर को अपनी फैमिली के सामने लाकर झूठ बोलता है, देखो बाहर कितने खतरनाक जोम्बीज घूम रहे हैं, अभी एक मुझ पर हमला करने ही वाला था कि मैंने उसे मार दिया। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि ये फार्म हाउस ही हमारे लिए सबसे सेफ जगह है, बाहर कोई इंसान जिंदा नहीं बचा, सिर्फ जोम्बीज हैं। आयरिस फ्रांसिस का झूठ पकड़ लेती है क्योंकि उसने उस बूढ़े जोम्बी को देखा था। वो समझ जाती है कि फ्रांसिस उन्हें डराने के लिए ये सब कर रहा है ताकि कोई भी फार्म हाउस छोड़कर जाने की जिद न करे। हालांकि जूलिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि फ्रांसिस उन्हें वहां से जाने क्यों नहीं देना चाहता। जोसेफ को भी फ्रांसिस पर शक होने लगता है। जब फ्रांसिस नहाने जाता है तो जोसेफ छिपकर उसके कमरे में घुसता है और उसे वहां डियागो वाला मैप मिल जाता है। मैप में सुरक्षित रास्तों के निशान थे जहां अब तक जोम्बीज नहीं पहुंचे थे। तभी फ्रांसिस वहां आ जाता है और जोसेफ पर चिल्लाकर उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। उस रात डिनर के समय फ्रांसिस अचानक क्रिसमस पार्टी का सेटअप कर देता है, जबकि असल में क्रिसमस आने में अभी कई महीने बाकी थे। आयरिस उसे टोकती है, सितंबर के महीने में क्रिसमस कैसा? फ्रांसिस सन की अंदाज में कहता है, मैंने कहा ना आज क्रिसमस है तो बस है। वो बहुत ही अजीब बातें और हरकतें करने लगता है। उसकी हालत देखकर आयरिस और जोसेफ को यकीन हो जाता है कि फ्रांसिस अपनी दिमागी हालत खो रहा है और पागलपन की तरफ बढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद जोसेफ अपनी माँ आयरिस को उस मैप के बारे में बताता है जिससे वो बिना किसी खतरे के कैंप तक पहुंच सकते हैं। वो कहता है कि वो कैंप एक बड़े शहर जैसा है जहां लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं और वहां जोम्बी वायरस का नामो निशान नहीं है। ये सुनकर आयरिस फ्रांसिस से उस मैप के बारे में पूछती है, पर फ्रांसिस साफ मुकर जाता है। वो कहता है कि उसके पास कोई मैप नहीं है और बाहर ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां इंसान चैन से रह सके। आयरिस भड़क जाती है और कहती है कि अब वो उसकी एक नहीं सुनेगी और बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाएगी। फ्रांसिस ताना मारते हुए कहता है, तुम्हें बाहर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? डियागो को देखकर पागल हो गई हो क्या? उसके साथ फिर से जिंदगी शुरू करना चाहती हो? इसके बाद वो बच्चों से कहता है कि उनकी माँ उतनी अच्छी नहीं है जितना वो समझते हैं। वो बताता है कि आयरिस उसे छोड़कर डियागो के पास जाने वाली थी और उसने पूरी तैयारी भी कर ली थी, पर तभी जोम्बी वायरस फैल गया और वो चाह कर भी नहीं जा पाई। ये सुनकर जोसेफ और लुकास रोने लगते हैं। जोसेफ अपनी माँ से पूछता है कि क्या पापा सच कह रहे हैं? आयरिस रोते हुए हाँ कह देती है। वो बताती है कि उस वक्त फ्रांसिस के साथ उसके रिश्ते बहुत खराब थे, पर अब वो दिल से उसके साथ रहना चाहती है। फ्रांसिस सबके सामने वो मैप निकालता है और कहता है कि वो किसी को भी यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। इतना कहकर वो लाइटर से मैप को जलाकर राख कर देता है। आयरिस को इतना गुस्सा आता है कि वो दौड़कर फ्रांसिस को एक थप्पड़ मार देती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह फ्रांसिस सबके लिए गन्ना लेने जाता है। घर पर आयरिस बच्चों से बात करती है और उसे महसूस होता है कि बच्चे अपने पापा से अब बहुत डरने लगे हैं। उन्हें लगता है कि उनके पापा धीरे धीरे एक साइको बनते जा रहे हैं। उसी शाम जब फ्रांसिस घर लौटता है तो वो अपने साथ लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे लेकर आता है और घर के दरवाजे को पूरी तरह बंद कर देता है। वो आयरिस से कहता है कि अब से कोई भी घर के बाहर कदम नहीं रखेगा क्योंकि उसने बाहर बहुत ही खतरनाक जोम्बीज देखे हैं। अब जोसेफ का सब्र टूट जाता है। वो फ्रांसिस पर चिल्लाते हुए कहता है, बहुत हो गया पापा, अगर हम यहाँ ऐसे ही कैद रहे तो सब पागल हो जाएंगे। कुछ दिनों में खाना भी खत्म हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? आपने भले ही मैप जला दिया हो, पर मैंने उसके सारे रास्ते देख लिए हैं। अभी भी वक्त है, हम सुरक्षित कैंप पहुंच सकते हैं। प्लीज अपनी मर्जी हम पर मत थोपिए। जोसेफ की बात सुनकर फ्रांसिस अपना आपा खो देता है। वो जोसेफ को जलील करते हुए कहता है कि उसे फैसला लेने का कोई हक नहीं है क्योंकि वो एक गंदी नाली का कीड़ा है। वो चिल्लाकर कहता है कि जोसेफ उसका बेटा नहीं बल्कि उसकी माँ की नाजायज औलाद है। फ्रांसिस गुस्से में उसे और भी बहुत कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी अचानक उनके दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देता है और चिल्लाकर मदद मांगने लगता है। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर साफ लग रहा था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और मदद मांगने आया है, लेकिन फ्रांसिस किसी भी कीमत पर दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था। वो चिल्लाकर उसे वहाँ से चले जाने को कह रहा था। जोसेफ और उसकी माँ को उस आदमी पर तरस आ रहा था, इसलिए जोसेफ ने किसी तरह अपने पापा को साइड हटाया और दरवाजा खोलकर उस व्यक्ति को अंदर ले आया। वो व्यक्ति असल में एक सोल्जर था। आयरिस देखती है कि वो बुरी तरह घायल है। पूछने पर सोल्जर बताता है कि उसने एक जगह पनाह ली थी, पर अचानक जोम्बीज ने वहाँ हमला कर दिया। तभी एक अजनबी ने आकर उसकी जान बचाई और उसे इस फार्म हाउस का पता देकर यहाँ भेजा। आयरिस समझ जाती है कि वो व्यक्ति डियागो ही था। जब वो डियागो के बारे में पूछती है तो सोल्जर बताता है कि उसे बचाते
जाते वक्त डियागो मारा गया, लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि वो उसके परिवार को संदेश दे दे कि वे सब डेल्टा कैंप चले जाएं। आयरिस उस सोल्जर के जख्मों पर दवा लगाती है और फ्रांसिस से रिक्वेस्ट करती है कि उसे आज की रात यहाँ रुकने दे। फ्रांसिस मान तो जाता है, पर एक शर्त रखता है कि सोल्जर को बेसमेंट में रहना होगा ताकि वो उसके परिवार से दूर रहे। सोल्जर मान जाता है। उसी रात जब सब सो जाते हैं तो जोसेफ चुपके से अपनी माँ के पास आता है। वो कहता है कि माँ, आप फिक्र मत करो, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और आप दोनों को यहाँ से जरूर निकालूंगा। आयरिस जोसेफ से पूछती है कि क्या वो फ्रांसिस की कड़वी बातों की वजह से उससे नाराज है। जोसेफ कहता है कि उसे काफी पहले से पता था कि फ्रांसिस उसके सगे पापा नहीं है, पर उसे इस बात का कोई मलाल नहीं है। वो फ्रांसिस को ही अपना पिता मानता है और उनकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। लेकिन अब उसके पिता पूरी तरह बदल चुके हैं, इसलिए वो अपनी फैमिली को उनके चंगुल से बचाना चाहता है। जोसेफ कहता है कि वो आज रात ही यहाँ से भागकर उस रास्ते को चेक करना चाहता है जो उसने मैप में देखा था। अगर रास्ता सेफ हुआ और कैंप मिल गया तो वो वापस आकर माँ और लुकास को ले जाएगा। आयरिस भारी मन से उसे जाने की इजाजत दे देती है। अगली सुबह जब फ्रांसिस सोकर उठता है तो देखता है कि सब नाश्ते की टेबल पर हैं, पर जोसेफ गायब है। वो बुरी तरह भड़क जाता है और आयरिस से पूछताछ करता है। जब उसे दरवाजा खुला मिलता है तो वो समझ जाता है कि जोसेफ भाग चुका है। उसका गुस्सा पागलपन की हद पार कर जाता है और वो एक साइको की तरह बर्ताव करने लगता है। वो एक हथौड़ा उठाता है और सीधे जाकर उस घायल सोल्जर को जान से मार देता है। लुकास और आयरिस ये देखकर दहशत में आ जाते हैं। इससे पहले कि आयरिस कुछ कर पाती, फ्रांसिस उसे मारकर बेहोश कर देता है। कुछ घंटों बाद जब आयरिस को होश आता है तो वो खुद को उसी अंधेरे बेसमेंट में बंद पाती है जहां उसके साथ छोटा लुकास भी था। आयरिस बुरी तरह डर जाती है क्योंकि अब उसका अपना ही घर उसके लिए मौत का कुआं बन चुका था। दूसरी तरफ फ्रांसिस को घर की छत से वही कुत्ता दिखाई देता है जिसने उसे काटा था। इसे देखकर उसका दिमाग पूरी तरह फिर जाता है और वो बाहर जाकर उस कुत्ते को बेरहमी से मार डालता है। हद तो तब हो जाती है जब वो उस कुत्ते का मांस पकाकर आयरिस के पास ले आता है और उसे और लुकास को खाने के लिए मजबूर करता है। जब आयरिस मना करती है तो फ्रांसिस गुस्से में सारा खाना फेंक देता है। उस खाने की प्लेट में एक चाकू था जिसे आयरिस ने चुपके से अपने पैर से छिपा लिया। आयरिस फिर फ्रांसिस को गले लगाकर रोते हुए उसे शांत करने की कोशिश करती है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी फ्रांसिस की नजर उस चाकू पर पड़ जाती है। वो फौरन चाकू छीन लेता है और आयरिस को फिर से बेसमेंट में कैद कर देता है। आयरिस वहाँ की खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश करती है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो लुकास डरते हुए पूछता है कि क्या पापा उन्हें मार डालेंगे। आयरिस उसे दिलासा देती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी। वो लुकास से कहती है कि वो जोर जोर से चिल्लाए क्योंकि वो जानती थी कि फ्रांसिस अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। लुकास की चीख सुनकर फ्रांसिस दौड़ता हुआ बेसमेंट में आता है। आयरिस और लुकास पहले से ही छिपे हुए थे। मौका मिलते ही आयरिस फ्रांसिस पर हमला कर देती है और लुकास को लेकर बाहर भाग निकलती है। वो तुरंत बेसमेंट का दरवाजा बंद करके फ्रांसिस को वहीं कैद कर देती है। बेसमेंट में बंद होते ही फ्रांसिस को अपने बचपन के डरावने फ्लैशबैक दिखने लगते हैं। उसे अपने पिता का वही खौफनाक चेहरा याद आता है जो उसे बचपन में टॉर्चर करते थे। देखा जाए तो फ्रांसिस दिल का बुरा नहीं था, पर इस फार्म हाउस में आने के बाद पुरानी यादों ने उसे डिप्रेशन में डाल दिया था। साथ ही अपनी वाइफ और भाई के धोखे को भी वो सालों से अंदर ही अंदर दबाए हुए था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे साइको बन गया। दूसरी तरफ आयरिस जरूरी सामान और लुकास को लेकर भागने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है सामने डियागो खड़ा था। डियागो अब पूरी तरह ज़ोंबी बन चुका था। आयरिस के संभलने से पहले ही डियागो घर के अंदर घुस आता है और लुकास के हाथ पर काट लेता है। फ्रांसिस बेसमेंट के अंदर से अपने बेटे की चीख सुनता है और पागलों की तरह दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। वो तुरंत डियागो को गोली मार देता है। फ्रांसिस आयरिस से पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन तभी लुकास वहाँ आता है और अपना हाथ दिखाता है जहाँ ज़ोंबी ने उसे काटा था। ये देखकर फ्रांसिस और आयरिस दोनों के होश उड़ जाते हैं। बेटे की ये हालत देख फ्रांसिस का सारा पागलपन उतर जाता है और वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। वो आयरिस से गिड़गिड़ाकर कहता है कि प्लीज हमारे बेटे को बचा लो। आयरिस बिना वक्त गंवाए लुकास का हाथ काट देती है ताकि वायरस उसके पूरे शरीर में न फैले और फिर उसके जख्म पर पट्टी बांध देती है। फ्रांसिस अपने बेटे की ये हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। आयरिस उसे समझाती है कि अभी रोने का वक्त नहीं है, उसे जल्दी से गाड़ी लेकर आना होगा ताकि वो लोग कैंप जाकर डॉक्टर से लुकास का इलाज करवा सके। फ्रांसिस तुरंत वहाँ से निकलता है और दौड़ते हुए उसी ब्रिज के पास पहुँचता है जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी। उधर जोसेफ भी वहीं मौजूद था और उसके हाथ में बंदूक थी। जोसेफ जैसे ही फ्रांसिस को देखता है वो बुरी तरह डर जाता है। फ्रांसिस के शरीर पर खून लगा देखकर जोसेफ को लगता है कि शायद उसने उसकी माँ को मार दिया है, इसीलिए वो गुस्से और डर में फ्रांसिस पर गोली चला देता है। गोली चलते ही जोसेफ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दौड़कर अपने पिता के पास जाता है। फ्रांसिस उसे बताता है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन लुकास की हालत बहुत खराब है
है, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी लेकर घर जाए। जोसेफ अपने पिता के लिए बहुत रोता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। फ्रांसिस आखिरी सांसें लेते हुए जोसेफ को गले लगाता है और उसे प्यार करता है। वो कहता है कि भले ही उसने हमेशा जोसेफ पर गुस्सा किया, पर असल में वो उसे भी लुकास जितना ही प्यार करता है और उसे हमेशा अपना बेटा ही माना है। ये कहते कहते फ्रांसिस की मौत हो जाती है। जोसेफ के पास अब और वक्त नहीं था, इसलिए वो रोते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है और फार्म हाउस की तरफ निकल जाता है, जहाँ उसकी माँ और भाई इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में वो घर पहुँचता है और अब जोसेफ अपनी पूरी फैमिली को लेकर कैंप की तरफ रवाना होता है, जहाँ वो सब मिलकर सुरक्षित सरवाइव कर सकेंगे। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।